हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला अगेन। तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में कि बेसिक फंडामेंटल तो हमने लास्ट क्लास में समझे थे कि सर आरसीसी का हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं पीसीसी की जगह पर। ये एक बेसिक बात थी। लेकिन इस क्लास के अंदर ना सिर्फ ये बात करेंगे कि आरसीसी पीसीसी से बेहतर क्यों है, जबकि कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब देखो आरसीसी की बात आती है तो आपके माइंड में एलएसएम भी आता है, आपके माइंड में डब्ल्यूएसएम भी आता है और कुछ बच्चों के दिमाग में यूएलएम भी आ जाता होगा। ठीक है, तो एलएसएम, यूएलएम यानी कि अल्टीमेट लोड मेथड, और एक आप लोगों को डब्ल्यूएसएम, ये क्या क्या अपनी अप्रोचेज रखते हैं और हम लोग आज के समय में एलएसएम को ही सबसे ज्यादा वैल्यू क्यों देते हैं। जब डिजाइनिंग की जाती है तो एलएसएम सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी देखेंगे ध्यान से। ठीक है, और क्यों हमने डब्ल्यूएसएम और यूएलएम मेथड को रिजेक्ट कर दिया था। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हम लोग वापस से बेसिक फंडामेंटल ऑफ द आरसीसी और इसके अलावा डिजाइन फिलोसफी ऑफ द, अपने पहले तो बेसिक फंडामेंटल आरसीसी को कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। अभी हमारा जो काम है वो किसका है, वो हमारा काम है अबाउट द फिलोसफी ऑफ द आरसीसी। फिर आईएस कोड के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन होगा। लेकिन उससे पहले वापस से लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंप्रूव योर डिसिप्लिन। अगर आप लोग सच में एक अच्छे एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं उसको अचीव करना, तो यू हैव टू इंप्रूव योर डिसिप्लिन। विदाउट इंप्रूविंग द डिसिप्लिन, विदाउट इंप्रूविंग योर स्किल्स, विदाउट इंप्रूविंग योर हैबिट्स, you can never target or you can never achieve any goal in your life। तो सबसे पहले लिखा हुआ है गेट अप अर्लियर। सबसे पहले बात तो यह है कि जल्दी से जल्दी आप अपने बिस्तर से उठना शुरू करें। दूसरा है टेक कोल्ड शावर। कोल्ड शावर का मतलब ये होता है ठंडे पानी से जितना हो सके उससे शावर लें, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, वो आपको लेजी नहीं बनाता। तीसरा लिखा हुआ है स्टे कंसिस्टेंट विद ट्रेनिंग। मतलब कंसिस्टेंट विद ट्रेनिंग का मतलब है कि अप टू डेट रहें, हर एक चीज को टाइमली काम करने की कोशिश करें। गेट रिड ऑफ द बैड हैबिट्स, जो बुरी आदतें हैं उनसे दूर रहें जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते हो। ऐसा नहीं, लाइफ टाइम अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनसे दूर रहें ताकि आप अपनी लाइफ को एक लंबे और स्वस्थ जीवन जी सकें। नेक्स्ट है आपके पास में अडॉप्ट द पॉजिटिव हैबिट्स। जितनी भी पॉजिटिव हैबिट्स हैं जैसे कि जिम जाना, स्पोर्ट्स की तरफ आपका रुझान होना चाहिए, इंडोर्स आउटडोर्स गेम्स आपके हो सकते हैं जिनसे आपका माइंड भी डेवलप होता है, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है। लास्ट में थिंक अबाउट योर गोल्स, और अपने गोल्स के बारे में विचार करें, सीरियस रहें, सोचें और उनको अचीव करने में पूरी अपनी जान लगा दें। तो दिस इज फ्रॉम माई सेल्फ कि आप लोगों को मैं क्या हूं, मुझे कैसी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए, मैं बैड हैबिट्स से कैसे दूर रहूं, ये आप लोगों को जरूर पता होने, अपनी लाइफ में पता होना चाहिए। और इनसे आप लोगों को सच में बहुत कुछ सीखना है। ये सिर्फ मेरे इस क्लास का एक पार्ट नहीं है, ये आप लोगों की लाइफ को एक बेहतर बनाने का मेरी तरफ से एक छोटा सा कदम है जो मैंने बढ़ाया है। प्लीज इसकी तरफ ज्यादा सीरियस रहें। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी। तो अभी तक मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लें। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे आपके डाउट वगैरह को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आपकी अपनी क्लास को। लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था कि स्टील को ही क्यों हम लोग यूज करते हैं एज अ रेनफोर्समेंट, क्योंकि उसका थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट कंक्रीट के थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट के बराबर होता है, जिससे कि रिलेटिव मोशन ना होने के कारण से स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होगा, क्रैक्स नहीं आएंगे और स्टील आपका टेंसाइल में काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और इजीली ये आप लोगों का इकोनॉमिकल भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की, कि स्ट्रक्चरल जो डिजाइन होती है उसके सच में क्या ऑब्जेक्टिव है। तो देखो बेसिकली इसमें तो काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर ध्यान से आप समझें तो स्टेबिलिटी, तो इसमें लिखा है इट इंक्लूड्स द ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग, बकलिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एज अ होल और पार्ट ऑफ इट अंडर द एक्शन ऑफ लोड। जब किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है। अब ये पेन, ये मेरा हाथ में मान लीजिए एक बड़ा सरफेस एरिया है इस पेन के कंपैरिजन में, तो इसके ऊपर मैं इसको रखूंगा और लोड अप्लाई करूंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर लोड अप्लाई किया तो देख सकते हैं आप लोग ये इस तरीके से गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड अप्लाई किया जा रहा है तो उसमें स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग, बकलिंग का मतलब होता है बीच में से इसका ऐसे बैंड हो जाना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इतना ज्यादा हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल बनना चाहिए आरसीसी से। दूसरा है स्ट्रेंथ, इट इंक्लूड द रेजिस्टिंग द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड बाय द वेरियस लोड ऑन द स्ट्रक्चर मेंबर। स्ट्रक्चर के ऊपर जो लोड अप्लाई होते हैं उन लोड्स के अप्लाई होने के कारण से स्ट्रक्चर के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस, टॉर्जन, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। वेरियस टाइप ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस, इस तरीके के अलग अलग स्ट्रेसेस आपके जनरेट हो जाने चाहिए और स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इन सारे स्ट्रेसेस को रजिस्ट कर पाए बड़े आसानी से। नेक्स्ट है सर्विसेबिलिटी। अब सर्विसेबिलिटी में क्या लिखा है, दैट इट इज रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर द सर्विस लोड कंडीशंस, दीज इंक्लूड व्हिच विल हैम्पर द इकोनॉमी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रक्चर बनाया,
अब स्ट्रक्चर में मैंने कंक्रीट कैसे इस्तेमाल करी, मैंने जब उस पर पेंट किया तो पेंट कैसा इस्तेमाल किया, मैंने शटरिंग जब करी तो शटरिंग का जो ड्यूरेशन था उसको प्रॉपर वे में मैंने शटरिंग करके रखी, उसका रिमूवल पीरियड जो था वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया। मटेरियल की जब आपके पास बन के तैयार हुआ तो उस मटेरियल के बन या फिर कहूँगा स्ट्रक्चर के बनने के बाद उसकी क्योरिंग किस तरीके से की गई या उसकी फिनिशिंग किस तरीके से की गई, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसकी सर्विसेबिलिटी। सर्विसेबिलिटी का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी एक डिसकनेक्शन ले लेते हो, अब डिसकनेक्शन आने के बाद जैसे आपने डिसकनेक्शन ले लिया 500 रुपये पर मंथ का कोई भी कंपनी का, टीवी चल रही है, चलते चलते टीवी में लाइन्स आने लग गई, चैनल सही तरीके से नहीं चल रहे, ऑपरेट सही से नहीं हो रहा, तो वो उसकी सर्विसेज होती हैं कि आफ्टर सर्विस आफ्टर सेल के बाद में सर्विसेज कैसी प्रोवाइड करा रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर जब बन गया स्ट्रक्चर तो उसमें कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, सर्विस किस तरीके से थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, जब तक उसकी लाइफ है स्ट्रक्चर की तब तक आपको कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है आपका स्ट्रक्चर, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने सही से स्ट्रक्चर को नहीं बनाया होगा तो वो आपके पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगा, बाद में आपकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। यही बात यहाँ पे सर्विसेबिलिटी में लिखी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास economy. In order to fulfill the above three criteria, structure design can design an oversive structure which will hamper the economy. मतलब लिखा गया है कि जो तीन चीजें लिखी गई, क्या चीज है? तीन चीजें, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड सर्विसेबिलिटी। इन तीनों चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए, तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए स्ट्रक्चर डिजाइनर जो होता है ना, वो डिजाइन करता है एक ओवरसिव स्ट्रक्चर। कई बार वो इन तीनों जो आपके पास में कंडीशन थी, स्टेबिलिटी थी, स्ट्रेंथ थी, सर्विसेबिलिटी, इन तीनों को क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, इनको कंप्लीट तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर डिजाइनिंग होता है ना, वो क्या करता है, ओवर सेफ स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में उसको अनइकोनॉमिकल बना देता है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हर एक जगह पर पहले प्रॉपर डिजाइनिंग करनी चाहिए, उसका कैलकुलेशन करनी चाहिए, लोड कैलकुलेशन करना चाहिए, उसके बाद स्ट्रक्चर को प्रॉपर डिजाइनिंग, उसकी ड्राइंग तैयार करनी चाहिए, देन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। और जब स्ट्रक्चर बन रहा है तो स्ट्रक्चर में मटीरियल का लॉस ना हो, लेबर की कॉस्टिंग ज्यादा हो, इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब है ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, सो कॉस्ट एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक दैम एस्थेटिक। मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर जब बनाया जाता है तो उस स्ट्रक्चर का दिखावटीपन बहुत जरूरी होता है। एस्थेटिक्स का मतलब होता है इसका लुक्स, उसके लुक्स कैसे हैं। तो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर के लुक्स के ऊपर, स्पेशली मैं बात करूं एलिवेशन के ऊपर, स्ट्रक्चर का जो एलिवेशन होता है, इसकी बिल्डिंग है, ऑफिस है, उसका जो एलिवेशन होता है ना, उसे बड़ा सुंदर बनाना पड़ता है। और जो आपका एलिवेशन होता है ना, उसमें काफी ज्यादा पैसा आपका लगता है, तो उसको सुंदर बनाना चाहिए, लेकिन आपके बजट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें वो हैं जो उद्देश्य हैं एक स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के, क्या उद्देश्य होते हैं ये मैंने आपको यहां पे समझाए हैं। अभी आ जाता है सर द फिलॉसफी ऑफ द आरसीसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें आपको मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे दो मटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आपका कंक्रीट है और एक आपका स्टील है। हालांकि इनके कर्व्स के बारे में हम लोग बीम डिजाइनिंग में जब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में बात करेंगे, क्या होता है बात करूंगा अभी, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी क्या है, लेकिन हम लोग बाद में बात करेंगे इनके ग्राफ्स और कर्व्स के बारे में। फिलहाल अभी बेसिक चीजें समझें जो आपको डिजाइनिंग में काम आएंगी आगे। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कंक्रीट और दूसरी तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है स्टील। देखें ध्यान से समझें कि कंक्रीट मैंने बताया कि ब्रिटल मटेरियल, अब तो आपके दिमाग में छप चुका होगा, एक ब्रिटल मटेरियल है और ये एक स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में, और जो डक्टाइल मटेरियल होता है ये आपका स्ट्रांग होते हैं टेंशन के अंदर। ठीक है, टेंशन के अंदर स्ट्रांग होते हैं। यहां लिखा है ग्रेड्स के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। जैसे क्या होगा, कंक्रीट की जो ग्रेड होती है वो ऐसे ग्रेड होती है, जैसे कोई भी ग्रेड हो सकती है, एम और मैं डैश लग देता हूं आगे। ये आपकी 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15, 7.5 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, कितनी भी हो सकती है आपकी बात ग्रेड। ठीक है, मुद्दा ये आता है कि यहाँ पे एम किस चीज को शो करता है, तो एम शो करता है बेटा मिक्स को, और 20 शो करता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट द 28 डे स्क्वायरिंग इन न्यूटन पर एम स्क्वायर। यानी कि एक आपने क्यूब बनाया कंक्रीट का 150 बाई 150 बाई 150 का, उसको 28 दिन की क्योरिंग के लिए पानी में डुबो के रखा, उसको बाहर निकाला, साफ किया, उसको सीटीएम मशीन में रखा, और सीटीएम मशीन में रखने के बाद उसमें जैसे आपने इसी 150 mm के 100 क्यूब्स बनाए, तो उन 100 क्यूब्स में से कम 95 क्यूब्स ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ 20 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। तो उस
कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग, या कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसे हम लोग 20 MPa मान करके चलते हैं। इसका मतलब होता है 20। दूसरा है स्टील। स्टील के अंदर मैं बात करूं तो एक डक्टाइल मटेरियल है, टेंशन में स्ट्रांग होता है। यहाँ पे हम लोग जनरली दो तरीके की स्टील का पूरा डिस्कशन करेंगे, जो देखो जो काम का है वही मैं बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो बाकी आप जो बहुत सारी डिटेल चीजें होती है वो तो आप लोग अपनी ग्रेजुएशन में कॉलेज में पढ़ते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वो बात करूंगा जो सच में आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाएगी, और चाहे वो मेंस हो प्री हो, लेकिन छोड़ेंगे कोई भी चीज नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है एक तो हम लोग माइल्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं, जो आपने सोम के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसके कर्व पड़े होंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो हम लोग आगे भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पे Fe250 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। Fe250 को हम लोग माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। और दूसरा है HYSD बार, यानी कि हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, इसको हमने नाम दिया है HYSD। इसमें दो तरीके के बार्स आएंगे, पहला Fe415 ग्रेड आएगी, और दूसरा आएगा आपके पास में Fe500। ये इसकी ग्रेड है, जैसे इसकी ग्रेड थी ऐसे इसकी ग्रेड है। एक चीज ध्यान रखिएगा, Fe का मतलब होता है आयरन कंटेंट, या आयरन जो इसके अंदर मौजूद है, फेरस मटेरियल। और 415 जो वैल्यू है वो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। यील्ड Fy का मतलब यहाँ पे हो गया आपके पास में Fe415 में 415 का मतलब है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, या इसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी बोल सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो अब एक बात और ध्यान रखें कि जो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, ये जो वैल्यू है, एक चीज हमेशा दिमाग में रखें। जैसे क्वेश्चन में आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूं, मान लो आप लोगों को दिया हुआ है, मान लीजिए आप लोगों को वैल्यू दी हुई है कितनी, M30। मान लीजिए आपके पास वैल्यू दे रखी है M30, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको जरूरत पड़ेगी FCK की। FCK मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो FCK की वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, 30 न्यूटन पर mm² हो जाएगी। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई भी 30 की जगह 40 तो 40 हो जाएगी FCK की वैल्यू। सेम ऐसे ही जब यहाँ पे मैं बात करूंगा फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ इस चीज को, मैं यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है मैंने, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया कि ऐसे होगा। और यदि मान लीजिए आपके पास कोई जगह लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल Fe415, क्या लिखा हुआ है Fe415, तो इसका मतलब जो आपके पास Fy की यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी, जो कि मैं लिखा है ना यील्ड स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे लिखा है आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसको FCK बोलते हैं। तो FCK की वैल्यू 20 है, तो FCK इसको जैसे 20 यहाँ पे 30 लिख दिया। सेम यहाँ पे आपके पास 415 है, तो Fy की वैल्यू 415 न्यूटन पर mm² आपकी हो जाती है। साथ के साथ यहाँ पे ये बता रखा है कि स्टील की जो डेंसिटी होती है, जैसे हमने कंक्रीट की डेंसिटी भी पढ़ी थी, RCC की पढ़ी, PCC की पढ़ी, तो स्टील की जो डेंसिटी होती है वो होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब, या 7.85 वैल्यू होगी आपकी, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये न्यूटन पर mm² में होती है, इसको हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, या फिर बोल सकते हैं इसको मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आपके सामने जो आपके काम में आएंगी स्ट्रक्चर में, जब आप इसको पढ़ोगे, जब इसको आगे आप पूरी जो स्टील चलेगी वो इन्हीं के ऊपर आधारित चलेगी। अच्छा, कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आती है एग्जाम के अंदर, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर, और हम लोग यहाँ पे मेनली जो IS कोड पढ़ते हैं बेटा वो होता है IS कोड 456-2000। इसके बारे में आगे भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेनली बता रखा है आपका जो मेन आपको IS कोड पढ़ना है ना RCC के अंदर, वो पढ़ना है आपको IS कोड 456-2000 को। यहाँ लिखा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर कंक्रीट को हम लोग जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी कौन सी है सर? एक है आपके पास में ऑर्डिनरी कंक्रीट, दूसरी है आपके पास में स्टैंडर्ड कंक्रीट, और तीसरी है आपके पास में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। कौन सी है? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब देखिए ये 3 कंक्रीट जो होती, पहले जब मैं स्टडी की बात करूंगा 2013 से पहले, जब इसका पहला संशोधन नहीं हुआ था, तब तक हम लोग क्या करते थे, M10, M15 और M20, मतलब M10, M15 और M20 कितनी ग्रेड्स हुई? 3 ग्रेड्स हुई। इन तीनों ग्रेड्स को हम लोग क्या करते थे, इन 3 ग्रेड्स को हम लोग ऑर्डिनरी कंक्रीट की कैटेगरी में रखा करते थे। उसके बाद स्टैंडर्ड कंक्रीट की कैटेगरी में 20 तक यहाँ पे हो गया, 20 के बाद क्या आएगा 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, इनको हम लोग रखा, कितने हो गई 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये जो 7 ग्रेड्स हैं इनको हम लोग रखा करते थे किसमें? स्टैंडर्ड कंक्रीट की कैटेगरी में, ठीक है। और इसके बाद में तीसरा था हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, जिसमें हम लोग M60, 55 के बाद 60 आ गया, 60 और इससे ऊपर जो भी ग्रेड्स हैं लगभग 100 तक मान लो, तो इनको हम लोग किसमें रखते थे? इनको हम लोग रखते थे आपके पास में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर। लेकिन जब 2013 में फोर्थ अमेंडमेंट हुआ, तो जब 2013 में चौथा संशोधन हुआ, तो चौथे संशोधन में क्या किया गया, इस वाली ग्रेड को तो ऑर्डिनरी तो सेम रही, ऑर्डिनरी तो क्या हुआ, सेम टू सेम वैसी रही जैसी थी, M10 से M20 तक 3 ग्रेड्स। लेकिन जब आपके पास संशोधन हुआ
तो फोर्थ अमेंडमेंट के बाद में ये जो आपकी स्ट्रेंथ, ये आपकी ना स्टैंडर्ड कंक्रीट स्टैंड, देखो ये वाली तो आपकी कैसी रही, ये वाली तो आपकी सेम रही, ये वाली तो आपकी सेम रही, लेकिन सेम एज बिफोर। लेकिन अब जो आपका फोर्थ अमेंडमेंट हुआ 2013 में, उसके बाद में जो स्टैंडर्ड कंक्रीट थी ये आपकी 25 से 55 नहीं थी, ये आपकी 25 से 60 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में पहले जो आपके पास ग्रेड थी अब उनके आधार पे आपको नहीं चलना। मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिया। इसमें आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 25 भी हो जाएगी, आपके पास 30 भी हो जाएगी, 35 भी हो गई, 35 के बाद 40 भी हो गई, 40 के बाद 45 भी हो गई, 45 के बाद में 50, 50 के बाद 55 और 55 के बाद में 60। मतलब कि यहां पे आपके पास टोटल देखूंगा मैं तो 8 ग्रेड्स हैं। कितनी है, 8 ग्रेड्स, 8 ग्रेड्स हो गए आपकी। ठीक है, कहां पे, इन स्टैंडर्ड कंक्रीट में जो अमेंडमेंट हुआ, मतलब जो लेटेस्ट अगर आप बताओगे तो ऑर्डिनरी को 10 से 20, 10 15 20 3 ग्रेड्स हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड वाली को 25 से 60 हो गई है, 25 से 60 यानी कि 8 ग्रेड्स हो गई। और अगली मतलब जो आपके पास हाई स्ट्रेंथ थी वो पहले 60 से चालू हो रही थी, अब वो 65 से चालू होगी। तो 65 से 100 में आप देखिए कितने हो गई, तो एम 65 लिखा मैंने, 65 70 75, ये भी 8 होती हैं, 75, उसके बाद में 80 85 90 95 और 100। टोटल काउंट कर लें आप लोग आराम से, कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी कितनी होगी बेटा आपके पास में, 8 ग्रेड्स होगी जनरली, अगर वो 8 यहाँ तक पूछता है तो 100 तक। इवन इससे ऊपर भी अगर कोई ग्रेड रहेगी तो वो भी आपकी किस में काउंट की जाएगी, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर काउंट की जाएगी। तो ये आपकी ग्रेड्स आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल्स में चलो बेसिक चीजें हमने कर ली। अब कुछ आईएस कोड जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कुछ आईएस कोड आपको याद रखने बेटा, ये तो सब आपको याद रखने का काम है, याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये आपके हेल्पफुल होते हैं आरसीसी की स्टडी के लिए। पहला लिखा हुआ आईएस कोड 10262, ये आप लोगों के लिए कंक्रीट मिक्स डिजाइन के आपके पास में क्वेश्चन है, सॉरी कंक्रीट मिक्स डिजाइन के जो गाइडलाइंस हैं वो आईएस कोड 10262 में लिखे हुए हैं, ये आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके पास 1893 2002, ये आप लोगों के लिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में ये वाला आईएस कोड पढ़ना होगा आपको। रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर जो कि सिस्मिक सोर्सेज के ऊपर या सिस्मिक जो लोड्स हैं उनके ऊपर सब्जेक्टेड है, ऐसे डक्टाइल डिटेलिंग जो हम लोग करते हैं रेनफोर्समेंट आरसीसी की, उसके लिए आपको 13920 1993 को पढ़ना होगा। आईएस कोड 3370 को आपको प्रैक्टिस ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड, लिक्विड के स्टोरेज के लिए, जैसे आपके पास वाटर टैंक हो गया, रिजर्वायर हो गए, इनके लिए आप लोगों को ये वाला आईएस कोड को पढ़ना होगा। माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल बार्स के लिए आप लोगों को आईएस कोड 432 पार्ट 1 को पढ़ना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में डायरेक्ट आपसे आईएस कोड का नाम पूछता है। और हाई स्टैंड डिफॉर्म्ड बार के लिए आपको आईएस कोड 1786 को पढ़ना होगा। हैंड ड्रॉन स्टील वायर्स, और आगे लिखा हुआ है फैब्रिक कंफर्मिंग, ये आपके पास जो हैंड ड्रॉन स्टील वायर्स होते हैं उनके लिए आईएस कोड 1566। और स्ट्रक्चरल स्टील जो है उसके लिए आपको ग्रेड ए ऑफ आईएस कोड 2062 को पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आईएस कोड 456 2000 के लिए आपको पीसीसी और आरसीसी दोनों को पढ़ने के लिए जो फोर्थ रिवीजन आया इसका, वो आप लोगों को अभी जो पूरे जो आरसीसी चलेगी इसमें काम आएगा। देन आईएस कोड 875, ये आपका पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक 1987, पूरा आईएस कोड का नाम है आईएस कोड 875 1987 पार्ट 1 to 5। ये आपके जो डिजाइन लोड्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए हम लोगों के आईएस कोड्स हैं। ठीक है, अदर देन अर्थक्वेक लोड को छोड़ के। यहाँ पे लिखा है पहला पार्ट 1 आपका डेड लोड के लिए, पार्ट 2 आपका इंपोज लाइव लोड के लिए, पार्ट 3 विंड लोड के लिए, पार्ट 4 स्नो लोड के लिए, और पार्ट 5 आपका स्पेशल टाइप ऑफ लोड्स के लिए या लोड कॉम्बिनेशन के लिए आपका यहाँ पे कंफर्म करता है। तो ये आपको आईएस कोड है जो आपको पढ़ने होंगे भाई, ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कितनी बढ़िया बात हमने करी, तो ये बात आपको समझ में आई बेसिक। तो हमने अभी तक क्या देखा बेटा, ध्यान से देखें तो हमने अभी तक सिर्फ ये देखा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा उद्देश्य क्या है, एक अच्छे स्ट्रक्चरल डिजाइन में क्या उद्देश्य होते हैं हमारे। ठीक है, देन उसके बाद आपको ग्रेड्स के बारे में आपको समझाया, देन उसके बाद आपके ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होती है, उनकी कौन कौन सी ग्रेड उसमें इंक्लूडेड है, और उसके बाद में आईएस कोड के बारे में मैंने बात करी। अब आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है अट्रैक्शन वाला, वो अब आपका चालू होगा। ठीक है, देखिए बेटा आपके पास लिखा है डिजाइन फिलोसफी ऑफ द आरसीसी। आरसीसी की डिजाइन फिलोसफी क्या है, इसका क्या पुराना भाई पूरी कहानी है, उसको जरा सुन लेते हैं एक बार। देखिए बीआईएस का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये क्या करता है, इसको हिंदी में बोलता हूं तो भारतीय मानक इसको हम लोग बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक। ठीक है, अब हुआ क्या था, सबसे पहले 1953 में हुआ क्या था, ध्यान से समझना इस बात को। आईएस कोड 1953 में सबसे पहले एक कोड तैयार हुआ, एक कोड तैयार किया गया, उसमें हमने बोला भारतीय मानक 1953, मतलब 1953 के अंदर
पहली बार एक आईएएस कोड तैयार किया गया और उसमें कुछ तथ्य लिखे गए और उन तथ्यों के आधार पर, उन फंडामेंटल्स के आधार पर हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन किया करते थे। उसके बाद 1957 में 1957 के अंदर इसका पहला रिवीजन किया गया, रिवाइज किया गया, इसमें कुछ डेटास को चेंज किया गया और रिसर्च की गई, डेटा चेंज किए गए, नए साइंटिस्ट आए। जैसे होता है ना कि भाई एक सरकार आती है, वो कुछ अपने नए नियम लागू कर देती है, दूसरी सरकार आती है, उन्हीं नियमों को कुछ चेंज करके दिखा देती है, फिर सरकार आती है नहीं तो फिर और नए नियम उसमें चेंज होते चले जाते हैं, तो संशोधन होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा संसद में भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आपके पास कुछ ना कुछ चेंज होता रहा है। तो सबसे पहले 1953 में बना, उसमें जो भी सिद्धांत है उनके आधार पर डिजाइन चल रही थी। फिर 1957 में इसका पहली बार रिवीजन हुआ, फर्स्ट रिवीजन हुआ, और उस रिवीजन पर जो आईएएस कोड था उसका एक नाम रखा गया जिसका नाम था WSM मेथड। अब WSM मेथड का मतलब होता है बेटा वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्या नाम होता है? WSM का मतलब हो गया वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब देखिए अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। एक था वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा जो मेथड था आपका वो क्या हुआ, फिर इसके बाद एक सेकंड रिवीजन हुआ, ये रिवीजन हो गया। इस रिवीजन के बाद में कुछ साल ही चला, उसके बाद 1964 के अंदर एक बार इसका वापस से रिवीजन हुआ, दैट इज द सेकंड रिवीजन। और जो सेकंड रिवीजन हुआ ये हुआ 1964 के अंदर, इसको हमने नाम दिया ULM। अब ULM का क्या मतलब है? तो ULM का मतलब होता है अल्टीमेट लोड मेथड। क्या नाम होता है? अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी आपको कि क्यों ये फेल कर दिए गए और इनमें था क्या इनके अंदर। और तीसरा आपके पास में होता है, फिर आपके पास क्या हुआ, वापस से रिवीजन हुआ बहुत कुछ साल बाद, लगभग 14 साल के बाद में, जो हुआ 1978 में। तो इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया आईएएस कोड 456। ये कुछ सीरीज इन्होंने दी, सीरीज दे देते ना, ऐसे सीरीज का नाम दे दिया, तो आईएएस कोड 456 1978 में इसका नाम दिया गया और इसको नाम दिया लिमिट स्टेट मेथड, जो कि आज तक आपका चल रहा है, ठीक है। क्या नाम दिया? दैट इज लिमिट स्टेट मेथड, और ये आज तक आपका कंटिन्यू हो रहा है और ये सब इन दोनों के ऊपर भारी पड़ गया, ठीक है। इसने एकदम हाई एक्यूरेसी रखी और ये जो चाहते हैं हम स्ट्रक्चर के अंदर वो इसने सब प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो जैसे होता है ना कोई मटेरियल है मार्केट में, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं एक ही काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पंखा आता है, अब पंखा आ गया तो आपको पता है कि एक पंखा आता है जो भाई 10,000 रुपए का है और जो हवा भी देता नहीं, वो शो के लिए बढ़िया है, बाकी इतनी अच्छी हवा नहीं देता। एक कंपनी आई जिसने पंखा बनाया सिर्फ 1,000 रुपए का, लेकिन वो हवा ही नहीं देता, दिखने में भी सुंदर नहीं। एक पंखा ऐसा बनाया एक कंपनी ने जो सिर्फ 5,000 का था, जो हवा भी बढ़िया देता है, दिखने में भी सुंदर है। तो हम लोग कौन सा पंखा लेना पसंद करेंगे? वो बीच वाला, मतलब 5,000 वाला, जो हवा भी बढ़िया दे रहा है और दिखने में भी सुंदर है और इकोनॉमिकल भी है। तो ये काम किसने करके दिखा दिया? लिमिट स्टेट मेथड में करके दिखा दिया, और इसी वजह से आज भी ये कंटिन्यू है, आज भी ये चलता है। तो भाई साहब ये चीज आपके दिमाग में मेरे हिसाब से आपने पहली बार पढ़ी होगी बेटा कि 1953 में पहली बार आईएएस कोड आया था, उसके बाद 1957 में इसको रिवाइज किया गया जिसका नाम इन्होंने WSM मेथड रखा, फिर 1964 में इसको रिवाइज किया गया, उसका नाम इन्होंने ULM अल्टीमेट लोड मेथड रखा, और उसके बाद इसको 1978 में एक बार फिर वापस से रिवाइज किया गया जिसका नाम लिमिट स्टेट मेथड रखा गया, और ये सबसे बेस्ट मेथड था। और आज भी इस कोड को वापस से रिवाइज किया गया और इसका आईएएस कोड 456/2000 चलता है। लेकिन उसके बाद वापस से भी कई बार 2016 में, फिर 2019 में भी इसमें कुछ संशोधन हुए, तो इसका और लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, लेकिन अभी भी लिमिट स्टेट मेथड को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब चलो जानते हैं इनकी फिलॉसफी के बारे में। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं हुई, अब थोड़ी इसके अंदर जाके एक बार देखते हैं कि इसकी क्या फिलॉसफी है, क्या इसके बारे में आरसीसी कहता है। तो सबसे पहले देखें, मैंने कुछ यहाँ पे एक बहुत बढ़िया डेडिकेटेड एक चीज इकट्ठी करी है और उससे आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। क्या है सर? ये आपको दिख रहा है कि एक माइल्ड स्टील का कर्व है। क्या है सर? ये आपका एक माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। क्या चीज है? ये माइल्ड स्टील का एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और यहाँ पे एक स्ट्रेन दिखाया गया और यहाँ पे आपका स्ट्रेस दिखाया गया। दिस इज स्ट्रेन एंड दिस इज स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिखाया गया है। अब आप जानते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में मैं आपसे बात करूं एक एक करके, पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड, फिर लिमिट स्टेट मेथड, और फिर उसके ULM मेथड, फिर लिमिट स्टेट मेथड के बारे में बात करेंगे। देखो क्या हुआ कि आइए ये तो पता चल रहा है कि ये क्या है, दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिट ऑफ द माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का कर्व है। आप जानते हैं कि यहां से लेकर के ए पॉइंट तक, इस O पॉइंट से लेकर के इस A पॉइंट तक आपके पास में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, या इसको हुक्स लॉ के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या है आपके पास? दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इसको यहां से तक बोलते हैं। दैट इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके बाद इसमें यील्ड पॉइंट्स आते हैं,
तो मान लीजिए एक मटेरियल था, समझना इस बात को। पहली बात तो ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक ये जो आपके पास में रेंज होती है ना, इसको प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या इसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या इसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। अब देखो, सुनना मेरी बात को ध्यान से कि डब्ल्यूएसएम ने क्या किया था। देखिए भाई, डब्ल्यूएसएम ने ये कहा कि जो आपके पास में स्ट्रेस है ना, वो स्ट्रेस आपका इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर लाई करता है। क्या बोला डब्ल्यूएसएम ने? सुनना इस बात को, डब्ल्यूएसएम कितना डरपोक था। डब्ल्यूएसएम ने ये, और बात आपको चाहे आज तक डब्ल्यूएसएम क्यों फेल हुआ है समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप गारंटी देता हूं एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये नहीं समझ में आए कि डब्ल्यूएसएम क्यों फेल हुआ। गारंटी के साथ बताता हूं आपको। देखिए, मैंने बोला कि और छोटे से पार्ट में समझा दूंगा, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। आगे हम लोग और भी कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे इसी के बारे में, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये समझना है। देखिए क्या लिखा हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेस जो होता है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट लाई करता है। जो स्ट्रेस है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट लाई करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, यानी कि ओ से लेके ए तक की जो रेंज है ना, ये इस रेंज के अंदर ही लाई करता है। ठीक है, अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जो मटेरियल है, कोई एक मटेरियल था, अब यही समझाऊंगा अभी। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल जो है इसका एफ वाई, सिग्मा वाई की वैल्यू कहां पे होती है? एफ, मतलब हम लोग जो माइल्ड स्टील होता है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कहां तक होती है? उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया Fe 250 इसकी यील्ड स्ट्रेंथ, ये तो होती है यील्ड, अपर यील्ड लोअर यील्ड हम लोग बोलते हैं। तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है? सिग्मा वाई इक्वल्स टू 250 एमपीए, यहाँ पे होता है यील्ड। और इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होती है? 350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आईएस कोड ये कहता है, कौन सा आईएस कोड? आईएस कोड डब्ल्यूएसएम, वर्किंग स्ट्रेस मेथड वाला आईएस कोड कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ है 100 एमपीए, लेकिन वो पता क्या कहता है? मैं कहता है ना कि कोई अपनी इसकी शक्तियों को छुपा के रखना। इसकी शक्तियों को कैसे छुपा के रखा? कि इसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ तो यहाँ पे कितनी है? 100 एमपीए है, लेकिन डब्ल्यूएसएम कहता है कि नहीं भाई, मेरे मटेरियल की स्ट्रेंथ सिर्फ 20 एमपीए है। बात आई समझ में? कि मटेरियल की स्ट्रेंथ, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, मटेरियल की जो अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू है वो कितनी है? 100 एमपीए फॉर एग्जांपल, लेकिन डब्ल्यूएसएम कहता है कि भाई 20 एमपीए है। मतलब उसको वो ओवर सेफ बनाना चाहता है, स्ट्रक्चर को क्या बनाना चाहता है? ओवर सेफ स्ट्रक्चर बनाना चाहता है, ताकि मतलब ओवर सेफ कैसे बनाएगा? कि मटेरियल की स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई पत्थर है, अब वो पत्थर 100 किलो वजन को सहन कर सकता है, लेकिन उस पत्थर पे लिख दिया जाए कि ये पत्थर सिर्फ 20 किलो वजन को सहन कर सकता है, तो क्या होगा? उस पत्थर के ऊपर ना वो कभी भी 30 किलो का आदमी आके बैठेगा ही नहीं। बात सही है? तो उसको ओवर सेफ बना दिया। तो इसने यही कहा कि मेरे जो स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर जो स्ट्रेस है वो सिर्फ लिमिट, जो इलास्टिक लिमिट है ना, उसके अंदर अंदर तक आ रहे हैं। मतलब मेरा ये यील्ड तो, मतलब अल्टीमेट तो बहुत दूर की बात है, यील्ड वाले पॉइंट तक ही नहीं जा रहा। तो इसका मतलब इस डब्ल्यूएसएम के अंदर जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो यील्ड स्ट्रेस से भी बहुत कम होती है। ये बात क्लियर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे एक बात लिखी हुई है एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास में एक बॉडी थी, एक आपके पास में मटेरियल था, बॉडी थी, ठीक है, कंक्रीट की बनी हुई। अब इसको, या आरसीसी की बनी हुई, इसके ऊपर एक लोड लग रहा है पी, जिसकी 4000 न्यूटन इसकी वैल्यू है। कितना लोड लग रहा है? इस पे एक लोड लग रहा है 4000 न्यूटन का। अब देखो, कंसीडर किया इसकी जो सिग्मा यू है, सिग्मा यू का मतलब है अल्टीमेट जो स्ट्रेस की वैल्यू है, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू है 100 एमपीए, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसकी 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की वैल्यू है किसकी? अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू। लेकिन डब्ल्यूएसएम कहता है कि मैं 100 तो लेना ही नहीं चाहता, मैं तो उसको 20 एमपीए कंसीडर करूंगा। कितना करूंगा? मैं तो उसको 20 एमपीए कंसीडर करूंगा। बात सही है? तो अब यहां पे देखो, यहां से अगर मैं क्लियरली बोलूं कि एरिया अगर मुझे निकालना होगा, समझना इस बात को, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन स्ट्रेस हो जाएगा। फोर्स कितना अप्लाई किया गया? 4000। इसका स्ट्रेस कितना लेकर के चल रहा है डब्ल्यूएसएम? 20। वैल्यू कितनी आ गई? 200 एमएम स्क्वायर। मतलब एरिया बहुत ज्यादा आ गया बेटा। अब बोलोगे सर एरिया के ज्यादा आ गया कैसे पता चलेगा? इसी जगह बेटा 50 रख के देखो, ये वैल्यू 80 हो जाएगी। इसी जगह पे बेटा वो 100 रख के देखो तो वैल्यू आपकी 40 हो जाएगी, एरिया कम होता चला जाएगा। लेकिन कैसे कम? देखो, स्ट्रेस की वैल्यू कम रखते जाओ, एरिया ज्यादा आता जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा रखते जाओ, एरिया कम होता चला जाएगा। बात आई समझ में? तो यहां पे एक बात समझ में आई कि इस जगह पर एरिया की जो वैल्यू आई वो 200 एमएम स्क्वायर आई। इसका मतलब ये हुआ, समझो इस बात को ध्यान से, कि ज्यादा एरिया आ गया, इसके ऊपर जो लोड अप्लाई किया जा रहा होगा, इसके ऊपर जो लोड अप्लाई किया जा रहा होगा, उस लोड को अप्लाई करने से, लोड को अप्लाई करने पर वो ज्यादा बड़े एरिया के ऊपर
एक छोटा सा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो मतलब लोड के कंपैरिजन में एरिया काफी उसको मिल गया। तो वो जो छोटा एरिया, जो आपके पास में एरिया, ज्यादा एरिया मिला आपको, जो लार्ज एरिया था, उसके ऊपर वो लोड बड़े आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब वहां पे स्टेबिलिटी तो दुनिया भर की मिल गई। देखो सीधी बात समझो, जैसे मान लो आपके पास, मैं कहता हूं इसका जो एरिया है, समझना इस बात को, इसका जो एरिया है वो कैसा है, आपके पास में कम है। अगर मैं इसको हाथ पे रखना चाहूं तो स्टेबल रहेगा क्या? नहीं, ये गिर जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह पर, इसकी जगह, क्योंकि इसका सरफेस एरिया इस फोन का ज्यादा है, अगर मैं इसको अपने हाथ पर रखता हूं तो क्या होगा, ये बड़े आसानी से रख जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया कैसा है, ज्यादा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है और इसका सरफेस एरिया कैसा था, कम था, इसलिए टिक ही नहीं पाया। मतलब स्टेबिलिटी की बात करूं तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी? तो आप बोलोगे इस फोन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस पैन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको और क्लियर समझ में आ गई। तो देखिए इस बात को ध्यान से सुने, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस WSM मेथड ने क्या कहा, इसने ध्यान से सुनना, अंडर एस्टिमेट करके रख रहा है किसको, अंडर एस्टिमेट, जो आपके मटेरियल की स्ट्रेंथ उसको अंडर एस्टिमेट करता है। भाई साहब ये कहता है कि मेरे जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ जो है ना, वो तो भाई साहब कितनी है, 20 MP है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा हूं 20 MP है, जबकि एक्चुअली में उसकी स्ट्रेंथ कितनी वैल्यू तक वो स्ट्रेस को ले सकता है, वो 100 MPa तक स्ट्रेस को ले सकता है। लेकिन WSM कहता है कि भाई 20 MPa तक ही ले सकता है। तो 20 MPa तक ले सकता है उसके आधार पर, और अगर इस पे मान लो फॉर एग्जाम्पल इतना लोड लग रहा है, तो एरिया कैलकुलेट किया, एरिया ज्यादा आ गया। एरिया ज्यादा आ गया तो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा मैंने, नाउ इट इज क्लियर, ये क्लियर हो चुका है कि स्टेबिलिटी इसमें कैसी होगी, ज्यादा होगी स्ट्रक्चर के अंदर। क्यों? क्योंकि बड़े एरिया के ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन एक बात समझिए, बड़ा एरिया का मतलब क्या हुआ, ज्यादा मटेरियल, ज्यादा मटेरियल का मतलब कॉस्ट ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा मतलब अनइकोनॉमिकल सेक्शन। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो आपके पास WSM मेथड से जो हम लोग चीजें बना रहे हैं ना, ये अनइकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को बनाता है। कौन? WSM में स्टेबिलिटी, कोई पूछे स्टेबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा मिलती है, WSM में। तो WSM में स्टेबिलिटी तो ज्यादा मिलती है, लेकिन उस जगह पर आपके पास जो, अगर पैसे की मैं बात करूंगा तो ये महंगा स्ट्रक्चर होता है, कॉस्टली स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को जनरली यहां पे फेल कर दिया गया। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखना। एक चीज मैं आपको बताता हूं, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर जहां पर स्टेबिलिटी प्राइम इंपॉर्टेंस होता है, स्टेबिलिटी हमें ज्यादा चाहिए चाहिए होती है, ऐसे स्ट्रक्चर्स में हम हमेशा क्या करते हैं, WSM का मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके पास डैम है, ब्रिज वगैरह हो गए, वाटर टैंक हो गया, इन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। पैसे ज्यादा मैटर नहीं करते यहाँ पे मैटर करता है स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं हम लोग, कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा होता है कम रादर देन इसकी कॉस्ट के। क्योंकि जैसे ब्रिज बनना है तो सरकार पैसे दे रही है, जितना चाहे लगाओ, लेकिन स्ट्रक्चर जो है मजबूत बनना चाहिए। ठीक है, हालांकि आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी जो ब्रिजेस हैं आपके, उनके लिए सरकार पैसा देती है, तो भाई उसको कॉस्ट की ज्यादा परवाह नहीं है, उनको परवाह है कि भाई जान वगैरह किसी की ना जाए, यहाँ पे कोई हादसे ऐसे ना हो, तो वो स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। अगर स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए, पैसे की चिंता नहीं है, तो डेफिनेटली WSM मेथड के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन हर स्ट्रक्चर को WSM मेथड से डिजाइन करना एक बेवकूफी होगी, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा हर किसी के पास नहीं होता। बात सही है? तो ये मेथड, ये रीजन था WSM मेथड को नेग्लेक्ट करने का, क्योंकि यहां पे ये अनइकोनॉमिकल बनता है, लेकिन स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। चलिए दूसरे मेथड पे आ जाते हैं हम लोग, जो नाम है, इसका नाम है ULM मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड। अब नाम से ही पता चल रहा है, जैसे जैसे अल्टीमेट वैल्यू कौन सी होती है, ये होती है अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू। IS कोड जब हम लोग देखते हैं WSM वाला, तो WSM तो कहता है कि भाई मेरे जो एक्चुअल स्ट्रेंथ, तो बहुत दूर की बात है, एक्चुअली में 100 MPa तक सेंड कर सकता है फॉर एग्जांपल, लेकिन ये कहता है मैं 20 MPa तक ही कर सकता हूं, कि मेरे अंदर जो, इसके अंदर कहता है कि स्ट्रेस जो होता है मटेरियल के अंदर, जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट लाई करती है। जबकि ULM, नाम से सुनो, अल्टीमेट लोड, मतलब वो ये कहता है वो मटेरियल की पूरी स्ट्रेंथ को यूज करता है। मतलब कि अगर मटेरियल की ये स्ट्रेंथ 350 है, या जो भी, तो मैंने माइल्ड स्टील के लिए जनरल कर्व बनाया है, अगर ये वैल्यू मान लो 350, तो 350 को लेके चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो इसी एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि कंपैरेटिवली आपको समझ में आए। तो मैंने वापस से सेम क्या किया, वही एक एग्जांपल लिया, 4000 न्यूटन इसके ऊपर लोड लग रहा है, इसकी सिग्मा यू की वैल्यू 100 MPa के बराबर है। ठीक है, ये कहता है अल्टीमेट नाम से पता चल गया, इट कंसीडर द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ये इसने क्या किया, ज्यादा होशियारी दिखाई, ये आया मार्केट में और उल्टे मुंह गिराए, सबसे बुरी तरीके से ये गिरा। इसका तो नामो निशान नहीं है, फिर भी WSM कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, इसका तो कहीं नामो निशान नहीं है। ये मतलब वो होता है ना कि जबरदस्ती अंदर रेस के अंदर घुसने वाला। ठीक है, ये वो भाई साहब हैं। तो ये आए और इन्होंने कहा कि हम लोग तो ऐसा कर रहे हैं, मटीरियल की फुल स्ट्रेंथ को यूज करेंगे, मटेरियल की फुल स्ट्रेंथ को यूज करेंगे। चलो ठीक है, कर लो भाई, तुम्हारा काम है। तो इसने क्या किया, सिग्मा को सिग्मा यू के बराबर कर दिया डायरेक्ट,
वो तो सिग्मा वाई से भी कम था वहां पे, तो देख रहे हैं आप लोग। लेकिन यहां पे क्या कर दिया इसने, मटेरियल की फुल स्ट्रेंथ को यूज में ले लिया। और जब मटेरियल की फुल स्ट्रेंथ को यूज करोगे तो बेटा बेवकूफी कर दी तुमने। तो यहाँ तुमने सेफ्टी तो कुछ ली नहीं, तो सिग्मा यू की वैल्यू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और इसने इसी को कंसीडर कर लिया। तो एरिया क्या आएगा इस जगह पे, 4000/100 किया, 40 mm स्क्वायर आया। कितना आया, 40 mm स्क्वायर आया। जब 40 mm स्क्वायर आया तो बेटा एरिया क्या हो गया, कम हो गया। एरिया कम हो गया, बात सही है। स्टेबिलिटी कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि एरिया, कम एरिया के ऊपर लोड उतना अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा जैसे पहले 200 पे हो रहा था। तो कम एरिया हो गया तो स्टेबिलिटी भी कम हो गई। एरिया रिड्यूस हो गया, स्टेबिलिटी कम हो गई, इकोनॉमिकल हो गया, लेकिन पैसा कम लगाना पड़ा, क्योंकि एरिया कम है तो मटेरियल भी कम लगेगा, मतलब पैसा कम लगेगा। हाँ, पैसा जरूर कम हो गया, मटेरियल कम लगा, लेकिन साथ के साथ स्टेबिलिटी भी कमजोर हो गई। तो स्ट्रक्चर में जब स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या अचार डालोगे स्ट्रक्चर का, नहीं। तो ये भी आपका क्या हो गया, फेल। तो इसने लिखा हैंस इट वाज रिजेक्टेड ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। इसको स्ट्रक्चर की अनस्टेबिलिटी के कारण से रिजेक्ट कर दिया गया। बात आई समझ में। अब लास्ट में हमारे आते हैं महाराज एलएसएम, लिमिट स्टेट मेथड। इसको बोल दिया एलएसएम मेथड। सेम एग्जांपल लूंगा, ये थोड़े से स्मार्ट थे। स्मार्ट कैसे, इन्होंने दोनों को देखा कि इसने क्या किया, इसने क्या बेवकूफी करी। अब हम अपना ही कुछ एक खतरनाक सा माहौल बना देते हैं, और वो खतरनाक माहौल बनाने के बाद में आराम से इसको हम लोग जीत जाएंगे, किले पे एकदम फतह कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बीच का रास्ता निकाला। ना तो उसको लिमिट अंदर लिया इलास्टिक लिमिट के, ना इन्होंने अपर लिमिट पे लिया, इन्होंने बीच में रख दिया। इन्होंने कहा कि मान लो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ 100 MP है, वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम एग्जांपल है, 4000 न्यूटन इस पे लोड लग रहा है। इन्होंने कंसीडर किया 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बीच का रास्ता निकाल लिया। अब एरिया निकाला तो एरिया आया निकल के सिग्मा अपॉन पी अपॉन सिग्मा 4000/50, वैल्यू आ गई 80 mm स्क्वायर। तो ये बैलेंस सेक्शन माना गया। बैलेंस सेक्शन का मतलब है, बैलेंस सेक्शन का मतलब है कि ये एक प्रॉपर बैलेंस, एक काम इसने डिसाइड कर दिया कि इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी भी दे दी, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल भी बना दिया, और बढ़िया स्ट्रक्चर आपका पॉकेट फ्रेंडली बन गया। तो इसीलिए एलएसएम आज भी सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि ये हर किसी के लिए खुशियां बिखेरता रहता है ना, सबकी लाइफ में एकदम ट्यूबलाइट जला के रख देता है। इसलिए एलएसएम मेथड को हम लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। और ये था भाई इसकी फिलॉसफी। तो मेरे हिसाब से आपको फिलॉसफी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो इस पूरी आरसीसी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग इसी बढ़िया वाले मेथड के साथ जाएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते ही नहीं हमारी लाइफ में नेगेटिविटी दौड़े। नेगेटिविटी कौन दौड़ाएंगे, दोनों मेथड। तो हम लोग सिर्फ एलएसएम के यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीसी में मैंने आपको बताया कि कंक्रीट और स्टील दोनों चीजें, सॉरी आरसीसी के अंदर दो मटेरियल है भाई, कंक्रीट और स्टील। अब हम लोग मेनली किसके बारे में बात करेंगे बेटा, लिमिट स्टेट मेथड के बारे में बात करेंगे, यानी कि एलएसएम मेथड के बारे में। अब देखो एलएसएम मेथड ने क्या किया, मैंने आपको क्या बताया, एलएसएम मेथड ने स्ट्रक्चर को स्टेबल भी बना दिया और साथ के साथ उसको इकोनॉमिकल भी बना दिया, पैसा भी ज्यादा नहीं लगा और स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग भी बन गया। तो इसके लिए आईएस कोड जो 456/2000 या आईएस कोड सबसे पहले जो 456 1978 बना था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया इसकी। मतलब जब ये डिजाइनिंग की गई एलएसएम मेथड के द्वारा, तो इन्होंने कहा कि हम स्ट्रक्चर को दो तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा तरीका जो होगा वो होगा स्ट्रक्चर के सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के बारे में बात करना, यानी कि स्ट्रक्चर सेफ बना है कि नहीं बना। और दूसरा हमारा काम होगा स्ट्रक्चर में थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, जब तक कि स्ट्रक्चर की एक लाइफ डिसाइड की गई, फॉर एग्जांपल 10 साल 20 साल 25 साल, उस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर उस जगह पर हम कितनी बढ़िया सर्विसेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। अब स्ट्रक्चर में सर्विसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो पहले आपको यह समझ में आया कि एलएसएम ने क्या किया, स्ट्रक्चर को दो तरीके से इसको समझाया कि भाई हमारे अकॉर्डिंग जब हम एक स्ट्रक्चर को बना के तैयार करते हैं तो उसमें दो तरीके की हम लोग फंक्शंस के ऊपर काम करते हैं, दो तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। पहला लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहां पे लिखा हुआ है सेफ स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, और जब लिखा हुआ है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी तो यहां पे हम लोग लॉन्ग लाइफ इसकी बोलते हैं। मतलब दिमाग में फिट आ जाना चाहिए। कोलैप्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर का गिरना, जैसे कि हम लोग आगे बीम पढ़ेंगे, स्लैब पढ़ेंगे, कॉलम पढ़ेंगे, शियर पढ़ेंगे, टॉर्जन पढ़ेंगे, इसके अलावा बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, कॉलम को पढ़ेंगे, फुटिंग को पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लोग ये पार्ट्स हम लोग मेनली जो स्ट्रक्चर होता है हम इनको पढ़ेंगे। इन सभी में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो फेल ना हो। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, मतलब जो स्ट्रक्चर, पहली बात अगर स्ट्रक्चर फेल नहीं हो रहा मतलब वो सेफ स्ट्रक्चर है। कोलैप्स के
विरोध में हम लोग बढ़िया डिजाइनिंग कर रहे हैं उसकी, मतलब उसके फेलियर के विरोध में। दूसरा, अगर आपका स्ट्रक्चर में प्रॉपर सर्विसेज दी जा रही है। अब देखो सर्विसेज का क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर में क्या लगा हुआ है, कंक्रीट और स्टील। कंक्रीट में क्या आ सकता है, श्रिंकेज आ सकता है, क्रीप आ सकता है, आपका वाइब्रेशन हो सकता है स्ट्रक्चर के अंदर, ओवर टर्निंग हो सकती है स्ट्रक्चर के अंदर, या फिर और क्या हो सकता है, श्रिंकेज तो मैंने आपको बता दिया, फायर हो सकता है, ये सारी चीजें आपकी हो सकती है, ड्यूरेबिलिटी में कोई कमी आ सकती है। इन सभी में अगर प्रॉपर तरीके से आपका स्ट्रक्चर काम कर रहा है, ड्यूरेबिलिटी बढ़िया आ रही है, फायर रेजिस्टेंस के खिलाफ विरोध कर रहा है, श्रिंकेज नहीं आने दे रहा, क्रीप के खिलाफ विरोध कर रहा है, इन सभी चीजों को अगर ध्यान रख रहा है तो स्ट्रक्चर की लॉन्ग लाइफ होगी डेफिनेटली। सही बात है। तो एक शब्द में अगर डिफाइन करना हो तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को हम लोग सेफ स्ट्रक्चर से डिसाइड करेंगे, और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में सर्विसेबिलिटी के अंदर हम लोग इसकी लॉन्ग लाइफ के बारे में बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे और डिसाइड करते हैं इसको। तो आगे लिखा हुआ है कि भाई एलएसएम मेथड का मतलब क्या है। एलएसएम की अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले आपसे तो एलएसएम की डेफिनेशन क्या होगी अगर मेरे शब्दों में अगर इसको देखा जाए तो, ठीक है। एलएसएम की क्या डेफिनेशन होगी अगर मेरे शब्दों में इसको देखा जाए तो लिखा हुआ है, इट इज अ कंडीशन जस्ट बिफोर कोलैप्स अप टू द लिमिट दैट मेंबर इज सेफ टू रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड एंड ऑल्सो गिव द प्रॉपर सर्विस थ्रू आउट द लाइफ। दोनों चीजों को डिफाइन कर दिया इसने बोला कि ये स्ट्रक्चर के फेल होने से जस्ट पहले की वो कंडीशन है। क्या बोला, एलएसएम के बारे में डेफिनेशन दी गई लिमिट स्टेट मेथड के बारे में कि ये कोलैप्स मतलब कि स्ट्रक्चर के फेल होने से जस्ट पहले की वो कंडीशन है, ठीक है, जिसमें कि स्ट्रक्चर एक्सटर्नल लोड की वजह से आने वाला जो भी प्रभाव है, जो भी इफेक्ट है, उसको बड़े आसानी से सेफली रजिस्ट कर लेता है। ठीक है, क्या बोला गया, इट इज द कंडीशन। देखो वर्ड टू वर्ड हिंदी बताता हूं, इट इज द कंडीशन एक ऐसी स्थिति है जस्ट बिफोर कोलैप्स, कोलैप्स मतलब होता है फेलियर, स्ट्रक्चर के फेल होने से पहले की ये वो कंडीशन है, अप टू द लिमिट, एक ऐसी लिमिट तक, दैट मेंबर, एक ऐसी लिमिट जहां तक मेंबर इज सेफ, वो सेफ है टू रजिस्ट, इसका विरोध करने के लिए। किसका विरोध करने के लिए, एक्सटर्नल लोड का। मतलब एक्सटर्नल लोड जो बाहर से जो लोड अप्लाई हो रहे हैं, डेड लोड, लाइव लोड, उन डेड लोड जो अप्लाई हो रहे हैं या फिर लाइव लोड जो अप्लाई हो रहे हैं, जो एक्सटर्नल लोड्स हैं, उन एक्सटर्नल लोड के खिलाफ विरोध करने के लिए, विरोध करने तक की लिमिट या सेफ रहने तक की लिमिट जो कि फेल होने से जस्ट पहले की लिमिट है। सिंपल भाषा में बात करूं तो ये एक वो कंडीशन है जहां पर स्ट्रक्चर फेल होने से पहले एक्सटर्नल लोड को बड़े आसानी से रजिस्ट कर लेता है, और स्ट्रक्चर को थ्रू आउट द लाइफ, जब तक वो फेल होगा, जब तक फेल होगा मतलब उसकी लाइफ, एक लाइफ होती है ना कि भाई 10 साल तक चलेगा, उसके बाद स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, तो 10 साल तक वो एक्सटर्नल लोड को बड़े आसानी से रजिस्ट भी करता रहेगा और स्ट्रक्चर में प्रॉपर सर्विसेबिलिटी भी आपकी दी जाएगी। तो उसे हम लोग बोलते हैं, दैट इज नोन एज द लिमिट स्टेट मेथड या लिमिट स्टेट बोलते हैं। अभी जो एलएसएम है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। पहले आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का मतलब होता है सेफ डिजाइन, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी का मतलब होता है भाई लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए स्ट्रक्चर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर मेनली इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया लिमिट स्टेट ने। पहला, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन एंड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन टॉर्जन। जनरली हम लोग इन चारों के बारे में ही पूरी आरसीसी को डिजाइन करेंगे। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन एंड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन टॉर्जन। इन चारों के बारे में स्टडी करेंगे। इवन एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। इनमें से कौन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के साथ में संबंध नहीं रखता। तो इनमें से 3 नाम दे देगा और चौथा नाम यहां से कोई उठा के दे देगा, या फिर इससे भी पूछ सकता है कि कौन सा इनमें से लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी से बिलोंग नहीं करता। तो 3 ए नाम दे देगा, 4 इनमें से चौथा कोई भी इनमें से उठा के दे देगा। समझ गए क्वेश्चन को। और ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में क्या क्या होता है। इसके अंदर डिफ्लेक्शन के खिलाफ, क्रैकिंग के खिलाफ, श्रिंकेज, वाइब्रेशन, ड्यूरेबिलिटी, क्रीप, श्रिंकेज, इन सभी के खिलाफ क्या होता है, विरोध क्रिएट किया जाता है। मतलब स्ट्रक्चर इन सभी के खिलाफ क्या करता है, विरोध क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और सेफ रहता है। तो ये सभी क्या है बेटा, वो आपके पास में क्या है, ये सभी आपके पास में लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के पार्ट है, और ये आपके लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के पार्ट है। एक एक करके सबसे पहले मैं किसको स्टार्ट करूंगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड फ्लेक्सर को। और फ्लेक्सर के अंदर हम लोग बीम और स्लैब की जनरली बात करें तो पहले हम लोग बीम के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, और बीम के भी 3 पार्ट रहेंगे। यहाँ पे मैं इसके बारे में सबसे पहले बीम और स्लैब के बारे में बात करूंगा, लेकिन बीम के भी 3 पार्ट रहेंगे। पहला आपके पास में फर्स्ट, जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर,
ये तीनों ही चैप्टर आपके किसके रहेंगे बेटा, बीम के रहेंगे। इसमें हम लोग लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट, इसमें शियर रेनफोर्समेंट, इसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ और इवन पांचवा भी, इसमें हम लोग टॉर्जन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो बीम डिजाइनिंग उसको हम लोग 4 पार्टों में कंप्लीटली कवर करेंगे। पहला पार्ट सेकंड चैप्टर जिसमें बेंडिंग मूवमेंट के बारे में स्पेशली बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट के बारे में। तीसरा चैप्टर जिसमें सिर्फ और सिर्फ शियर के बारे में बात करूंगा। चौथा चैप्टर जिसमें मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट लेंथ की बात करूंगा। और पांचवा चैप्टर जिसमें सिर्फ और सिर्फ टॉर्जन के बारे में बात करूंगा। और ये सर बीम के अंदर ही बात की जाएंगे, लेकिन चैप्टर्स अलग अलग होंगे। और आपने अगर इन 5 चैप्टर को पढ़ लिया, आरसीसी समझ लो 60 to 70% यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ मेथड को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये क्योंकि ये सबसे अच्छा होता है। और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब ये बस समझने के बाद नेक्स्ट वाला जो एक लेक्चर होगा उसमें हम लोग ना बेहद खूबसूरत तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट डेटास को समझेंगे और वो आप लोगों को बहुत बहुत बढ़िया चीजें समझा के जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बीम डिजाइनिंग की स्टडी करेंगे और धीरे धीरे सारे आईएस कोडल प्रोविजन में आपको क्लास के साथ ही समझाता हुआ जाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर और उसमें समझेंगे कुछ बेहद खूबसूरत कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।